Good morning, student. Today's topic is Einstein's coefficient. अर्ली 20th सेंचुरी में प्लांक ने स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक फॉर्मूला दिया। थर्मल रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए एक फॉर्मूला दिया, और फिर आइंस्टाइन ने प्लांक थ्योरी और बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए एक थ्योरी दी, विच इज़ द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ लेज़र। ओके, सो कुछ आइंस्टाइन ने जो है कुछ कोफिशिएंट्स, आइंस्टाइन के जो कोफिशिएंट्स थे उनके बीच में रिलेशन दिया, ठीक है। और उसमें किस किस का यूज़ हुआ? प्लांक्स थ्योरी और बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का। ओके, सो उस रिलेशन को इस्टेब्लिश करने से पहले हम थोड़ा सा इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, इसके फॉर्मूले देख लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। तो प्लांक का जो फॉर्मूला है उसने रेडिएंट इंटेंसिटी की रेडिएशन दी कब? अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी आइसोथर्मल कैविटी में कन्फाइन कर दें, ठीक है, यानी कि आइसोथर्मल कैविटी, या हम इसको ब्लैक बॉडी भी कह सकते हैं। ओके, सो क्लासिकल फिजिक्स में रेडिएशन जो है उसको कैसे कंसिडर किया जा सकता है? उसको कंसिडर किया जाता है एज द वेव्स विच फॉर्म स्टैंडिंग वेव पैटर्न। यानी कि आपने पढ़ा है कि क्लासिकल फिजिक्स में जो रेडिएशन है उसको हम स्टैंडिंग वेव पैटर्न के रूप में मानते हैं कि वेव्स जो है स्टैंडिंग वेव के रूप में चल रही हैं, ओके, इनसाइड द कैविटी। ओके, सो रेडिएंट एनर्जी इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है यू न्यू, ठीक है। न्यू फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू और न्यू प्लस डी न्यू इंटरवल में कैसे निकाला जा सकता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन दिस इंटरवल न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू, ओके, एंड मल्टीप्लाइंग इट विद द एवरेज एनर्जी पर मोड। सो एवरेज एनर्जी पर मोड या एवरेज एनर्जी पर स्टैंडिंग वेव, दैट इज के टी की मल्टीप्लाई कर दें अगर हम नंबर ऑफ मोड्स से, तो जो एवरेज एनर्जी रेडिएंट एनर्जी डेंसिटी है इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो जो रिजल्टिंग फॉर्मूला आएगा उसे हम रेले जीन्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो रेले जीन्स लॉ ने जो फाइनली जो फॉर्मूला दिया था, दैट इज यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन सी क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू। ओके, तो ये जो 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ रेडिएशन मोड्स इन कैविटी। तो इसकी मल्टीप्लाई के टी से अगर हम कर दें तो हमें जो है रेडिएंट एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मिल जाता है। ओके, सो दिस फॉर्मूला लीड्स टू अनफिजिकल रिजल्ट इन शॉर्ट वेवलेंथ रीजन। दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ, या आपने पढ़ा होगा क्वांटम मैकेनिक्स में अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफ क्या होता है। सो इस फॉर्मूले की वजह से जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन था थर्मल रेडिएशन का, वो कैसा आता है? न्यू इज इक्वल टू न्यू ज़ीरो और न्यू इज इक्वल टू न्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये जो थर्मल रेडिएशन है, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्मल रेडिएशन है, वो क्या हो जाता है? वैनिश हो जाता है, और हमें एक पीक मिलती है विच डिपेंडिंग ऑन दी टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक। इसके बाद प्लांक ने क्या किया? प्लांक सजेस्टेड द ऑसिलेटिंग एटम्स कुड इमिट और एब्जॉर्ब इन फॉर्म ऑफ क्वांटा, कि ये जो एनर्जी है वो इमिट, एटम्स जो है वो एनर्जी को क्वांटा के रूप में इमिट और एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ओके, सो प्लांक फॉर्मूला जो है वो क्या दिया? प्लांक ने जो फॉर्मूला दिया वो क्या था? यू न्यू डी न्यू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी -1 डी न्यू, ठीक है। तो प्लांक का ये फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला का और बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके ही आइंस्टाइन ने जो है आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स जो रिलेशन है वो वहीं से आते हैं, ठीक। सो प्लांक्स लॉ का यूज़ करके टोटल पावर एमिटेड, एक जो ब्लैक बॉडी है कितनी टोटल जो पावर है वो इमिट करती है एट टेम्परेचर टी, वो किसने दिया? स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन। जो स्टीफन बोल्ट्जमैन इक्वेशन है
उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि W इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4, वेयर सिग्मा इज द स्टीफन कांस्टेंट जिसकी की वैल्यू है 5.67 इन 10 टू पावर -8 जूल केल्विन पावर 4 पर मीटर स्क्वायर. So emitted radiation W has a maximum which is obtained by Wien's displacement law. और जो emitted radiation W है उसका मैक्सिमम वो जो है उसके पास एक मैक्सिमम यानी उसकी पीक जो है वो किससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ से. तो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर केल्विन. So for given temperature T, peak of lambda can be lambda can be determined. Okay, तो given temperature T के लिए हमें lambda की जो है वो पीक मिल जाएगी. ओके तो ये सब था आपका इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर. अब बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स क्या है, बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में भी हमने पढ़ लिया है थोड़ा बहुत, बट आज हम इसके कुछ फॉर्मूले वगैरह भी देख लेते हैं. So we are considering a two-level system, and N1 is the number of atoms per unit volume in energy level E1, and N2 is the number of atoms per unit volume in higher energy level E2. Okay, N1 and N2 are the number of atoms per unit volume corresponding to the levels E1 and E2. So जैसे हमने पढ़ा है कि E2 और E1 का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, h न्यू होना चाहिए. ओके सो हमने ये मान लिया यहाँ पर कि यहाँ पे मान लिया हमने कि E2 और E1 का जो डिफरेंस है वो कितना है, h न्यू है. तो E2 माइनस E1 का जो डिफरेंस है वो h न्यू है. सो एंड टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी जो सिस्टम में है वो क्या होगी, N1 प्लस N2 और दैट इज इक्वल टू n. तो N1 प्लस N2 जो है कॉन्स्टेंट होगा. ओके सो इफ एटम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर एटम्स जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है सराउंडिंग्स के साथ, टेम्परेचर टी पे अगर एटम्स जो हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो रिलेटिव पॉपुलेशन जो होगी दोनों लेवल्स की, E1 और E2 लेवल्स की, दैट इज गिवन बाय द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन. और जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है जो उसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पर इस केस के लिए जहाँ पर कि हमने E2 और E1 लेवल माना है, उसके लिए जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फॉर्मूला है N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाई के टी. ओके सो मतलब यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या आएगा आपका, अपर लेवल की जो पॉपुलेशन है और डिनोमिनेटर में आएगा जो लोअर लेवल की जो पॉपुलेशन है. सो N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाई के टी. या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि N2 बाई N1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एच न्यू की जगह इसकी वैल्यू E2 माइनस E1 लिख सकते हैं. इस केस के लिए E2 माइनस E1 है, सो E2 माइनस E1 अपॉन के टी. So this shows that as the temperature increases N2 will increase. ठीक, यानी कि नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये. अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो N2 भी क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो सेकंड लेवल में वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे लेवल 2 में. ओके नाउ इफ फॉर लार्ज एनर्जी गैप, अगर लार्ज एनर्जी गैप के लिए देखें यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में जो एनर्जी गैप है दिस एच न्यू, ये क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो एच न्यू अगर क्या है, ग्रेटर देन के टी है, क्योंकि एच न्यू जो है वो क्या है, इट इज़ वेरी लार्ज. सो हम लिख सकते हैं कि एच न्यू इज़ ग्रेटर देन के टी. तो अगर एच न्यू इज़ ग्रेटर देन के टी है, तो N2 अपॉन N1 जो ये जो रेशियो होगा N2 अपॉन N1, इट इज़ क्लोज टू ज़ीरो. ठीक, कैसे क्लोज टू ज़ीरो, N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी. ठीक, और 1 अपॉन एच न्यू बाई एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी, 1 प्लस इसको हम खोल लेंगे तो एच न्यू बाई के टी प्लस अप टू सो ऑन. ओके सो एच न्यू जो है वो ग्रेटर देन है के टी से. ठीक है, सो 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग ग्रेटर क्वांटिटी, तो ये ग्रेटर क्वांटिटी अगर ग्रेटर क्वांटिटी है ये एच न्यू बाई के टी, यानी कि के टी को भी क्या कर सकते हैं हम
नेग्लेक्ट कर सकते हैं KT को. ओके, सो 1/1 प्लस एच न्यू. तो ये एच न्यू इज ग्रेट, ये जो बहुत ज़्यादा है तो ये 1 के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा है, तो 1 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो 1/एच न्यू, ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी. 1 समथिंग वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी, दैट इज वेरी वेरी नियरली क्लोज टू 0. ठीक. सो N2/N1 जो होगा, इट इज क्लोज टू 0 फॉर लार्ज एनर्जी गैप. लार्ज एनर्जी गैप के लिए N2 और N1 का जो रेशियो है वो क्या होगा, क्लोज टू 0. यानी कि फ्यू एटम्स जो हैं, यानी कि N2/N1 जो है अगर वो नियरली इक्वल टू 0 है, तो N2 विल बी नियरली इक्वल टू 0. यानी कि अपर लेवल में जो एटम्स हैं उनकी संख्या बहुत बहुत कम होगी. ठीक है. सो दिस इक्वेशन 1, यानी कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन 1 इज वैलिड फॉर एटॉमिक सिस्टम्स हैविंग ओनली नॉन डिजेनरेट लेवल्स. यानी कि जो नॉन डिजेनरेट लेवल्स जिन एटॉमिक सिस्टम में होंगे उनके लिए ही ये क्या है, वैलिड है ये इक्वेशन. ओके. सो अगर जो है GI डिफरेंट स्टेट्स हों एटम के कॉरस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी EI, अगर EI के लिए जो है GI डिफरेंट स्टेट्स हों, तो इस GI को हम कहते हैं डिजेनरेसी ऑफ द एनर्जी लेवल EI. ठीक. ये जो GI है वो डिजेनरेसी होगा किसका, एनर्जी लेवल EI का. ठीक है. और डिजेनरेसी क्या होती है, इफ 2 और मोर स्टेट्स हैव सेम एनर्जी. अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स जो उनकी सेम एनर्जी हो, तो उन स्टेट्स को हम कहते हैं डिजेनरेट स्टेट. ठीक. सो ऑल स्टेट्स ऑफ द सेम एनर्जी लेवल विल बी इक्वली पॉपुलेटेड. तो अगर सेम एनर्जी लेवल है सभी इनकी जो स्टेट्स होंगी, उनकी जो पॉपुलेशन होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी. सो इक्वेशन फर्स्ट का हम यूज़ कर रहे हैं, और हम N2/N1 जो ये रेशियो है इसको लिख सकते हैं G2/G1 N2-N1-. ठीक है. ये जो N2-N1 है, ये N2- और N1- क्या है, सो N1- and N2- आर दी पॉपुलेशन ऑफ एनी ऑफ द स्टेट्स इन लेवल्स 1 and 2. 1 and 2 में कोई भी जो स्टेट हो उनकी पॉपुलेशंस को ये शो कर रहा है, N1- और N2-. ठीक है. सो G2/G1 N2-N1- को हमने यहाँ लिख दिया एक्सपोनेंशियल माइनस h/KT. सो G2 and G1 आर दी, where G2 and G1 आर दी मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेवल 2 and 1. मल्टीप्लिसिटी या डिजेनरेसी, कुछ भी इसको कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको. ठीक है. डिजेनरेसी भी कहते हैं और मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं. तो G2 और G1 जो है वो मल्टीप्लिसिटी है लेवल 2 and 1 की. ये सब आपने पढ़ा होगा, स्टेट मैक में भी पढ़ा होगा, बट एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा रही हूँ आपको. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन द 2 एनर्जी लेवल्स विल चेंज बाय एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ रेडिएशन. आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऐसी प्रोसेस है, रेडिएशन की जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन है उसके द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है एटम्स का अलग अलग लेवल में, वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है. ठीक है ना. तो एब्जॉर्प्शन होगा तो यहाँ से एक एटम की संख्या कम हो जाएगी, और अगर इमिशन होगा तो यहाँ से एक एटम की संख्या कम हो जाएगी. तो इस तरीके से जो पॉपुलेशन है अलग अलग एनर्जी लेवल्स में जो है वो चेंज हो सकते हैं. ठीक है. सो आइंस्टाइन इंट्रोड्यूस 3 एम्पेरिकल कोफिशिएंट टू क्वांटिफाई द चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द 2 लेवल्स. तो आइंस्टाइन ने जो है 3 एम्पेरिकल कोफिशिएंट भी दिए हैं, और ये मैंने आपको बता भी रखा है, पर फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं कि फर्स्ट जो है वो एब्जॉर्प्शन के लिए है. तो एब्जॉर्प्शन के लिए जो B12 इज दी प्रोबेबिलिटी, वहाँ पर हमने शुरू में हमने पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे W12 और W21 पढ़ा होगा, बट यहाँ पर मैं इसको B12 और B21 ले लूँगी. ठीक है. सो यहाँ फर्स्ट जो एब्जॉर्प्शन का केस है इसमें B12 इज दी प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम ऑफ दी एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन की जो प्रोबेबिलिटी है पर यूनिट टाइम, दैट इज B12.
ठीक है. एंड हेयर द पॉपुलेशन ऑफ अपर लेवल increases, as you know that in absorption the population of upper level increases. So rate of increase of population of the excited state, जो रेट होगा, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, यानी कि जो एक्साइटेड स्टेट है, अपर लेवल है, उसमें जो पॉपुलेशन का इंक्रीज हो रहा है, उसका रेट अगर हम निकालें, सो डेल एन टू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू B12 U न्यू N1. एक तो ये क्या करेगा, पॉपुलेशन ऑफ दी लोअर लेवल या लेवल 1 की जो पॉपुलेशन है उस पर डिपेंड करेगा, और दूसरा ये यू न्यू यानी एनर्जी डेंसिटी जो है उस पर, रेडिएशन की जो एनर्जी डेंसिटी है उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, तो ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि प्रोपोर्शनल है इसके, तो एक कांस्टेंट यहाँ पर आ गया B12. सो दिस इज द इक्वेशन 2. नेक्स्ट आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन है. सो स्पॉन्टेनियस एमिशन में हमको पता है द पॉपुलेशन ऑफ अपर लेवल डिक्रीजेस ड्यू टू स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन टू द लोअर लेवल विद इमिशन ऑफ रेडिएशन, एंड रेट ऑफ एमिशन, जो यहाँ पर रेट ऑफ इमिशन है, दैट विल डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द अपर लेवल N2. ओके, सो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट ऐड करना है, तो दैट इज A21. सो डेल N2 अपॉन डेल T इज इक्वल टू माइनस A21 N2. ओके, ये ध्यान रखना, 2 to 1 ट्रांजिशन हो रहा है, 2 to 1. यहाँ ऊपर जो था B12 लिया था तो ट्रांजिशन हो रहा था 1 to 2, इसलिए हमने ये भी, आप इसमें जो सफिक्स है इसका ध्यान भी रखना. तो डेल N2 अपॉन डेल T इज इक्वल टू माइनस A21 इंटू N2. सो दिस इज इक्वेशन 3. ये जो इक्वेशन 3 है, डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने ऐसे सॉल्यूशंस भी पढ़े होंगे, सो हम इसका सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं. N2T इज इक्वल टू N2 0 एक्सपोनेंशियल माइनस T अपॉन τ21. ठीक है, सो ये T टाइम पे जो पॉपुलेशन है N2 एनर्जी लेवल 2 की, और ये 0 टाइम पे जो एनर्जी लेवल 2 की जो पॉपुलेशन है वो है. ठीक है, और दिस इज एक्सपोनेंशियल माइनस T अपॉन τ21. सो τ21 इज द स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम, ओके, ऑफ लेवल 2. ठीक, और τ21 और A21 में रिलेशन होता है, τ21 इज इक्वल टू 1 अपॉन A21, और A21 इनवर्स पे हम लिख सकते हैं. ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था. सो दिस प्रोसेस इज स्टैटिस्टिकल, सॉरी, सो स्टैटिस्टिकल है, एंड इमिटेड क्वांटा बियर नो फेज रिलेशनशिप. और हमें पता है कि स्पॉन्टेनियस इमिशन जो होता है उसमें जो इमिटेड क्वांटा जो होता है उसका फेज रिलेशनशिप नहीं होता है जो दूसरे क्वांटा के साथ, दूसरे फोटोन के साथ, यानी कि दोनों फोटोन का जो फेज है वो अलग अलग होता है. सो हम कह सकते हैं कि इमिशन जो है वो क्या है, इनकोहेरेंट है. ठीक, नेक्स्ट जो है आपका स्टिमुलेटेड एमिशन. तो स्टिमुलेटेड एमिशन में दिस एमिशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड लेवल एज वेल एज ऑन द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. सो यहाँ पर जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो क्या हमने मानी है, B21. जैसे आपको पता है कि 2 to 1 अगर हम लें तो B21 हम यहाँ पर कांस्टेंट ले रही हूँ. सो B21 इज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम ऑफ द रेडिएशन. ओके, सो डेल N2 अपॉन डेल T क्या होगा आपका, B21 U न्यू N2, क्योंकि ये एक एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है और एक तो पॉपुलेशन ऑफ लेवल 2 पे डिपेंड कर रहा है. ओके, सो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, और उसको हमने मान लिया है ये B21 है. दैट इज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम ऑफ द रेडिएशन. सो कंबाइनिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4, ये जो इक्वेशन है, this equation del N2 upon del T, del N2 upon del T, this equation, sorry, and this equation del N2 upon del T. अगर हम इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर लें तो रेट इक्वेशन जो होगी फॉर पॉपुलेशन ऑफ द अपर लेवल, रेट इक्वेशन फॉर पॉपुलेशन ऑफ अपर लेवल dN2 अपॉन dt अगर हम निकालें तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को 2, 3 और 4 को हम ये ऐड कर लेते हैं. ठीक है, तो इक्वेशन 2, 3 एंड 4 को हमने कंबाइन किया. सो दिस विल बिकम B12 U न्यू N1 माइनस A21 N2 माइनस B21 U न्यू N2. ओके, सो B12 U न्यू N1 माइनस ऑफ यहाँ से N2
यहाँ से N2 जो है यहाँ से कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ रह जाएगा A21 प्लस B21 यून्यू और N2 बाहर आ गया ये, ठीक है। सो दिस dN2 अपॉन dt ये वाली इक्वेशन 5 है, ठीक है। और हमें ये पता है कि N1 प्लस N2 इज इक्वल टू कैपिटल N, दैट इज कॉन्स्टेंट। सो N1 plus N2 is equal to constant, so we can write del N2 upon del T is equal to माइनस ऑफ del N1 upon del T, ठीक है। ये इसको इधर ले गए तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया हमने, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है T के रिस्पेक्ट में। सो del N2 upon del T is equal to माइनस del N1 upon del T. So in thermal equilibrium we can write dN1 upon dt is equal to dN2 upon dt is equal to 0. थर्मल इक्विलिब्रियम में dN1 upon dt is equal to dN2 upon dt is equal to 0. थर्मल इक्विलिब्रियम है, ओके। सो इक्वेशन 5 से हम अगर यहाँ dN2 upon dt को हम क्या रखते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में हम ले रहे हैं, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में dN2 upon dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, जैसे हमने पढ़ा। सो यहाँ हो जाएगा B12 u nu N1 इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए हम, ये तो 0 हो गया। तो ये हो जाएगा B12 u nu N1 इज इक्वल टू N2 A21 B21, सॉरी इसको यहीं रहने देते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, इसको इधर ले जाएंगे यहाँ 0 की तरफ। तो ये हो जाएगा B12 u nu N1 और यहाँ हो जाएगा N2 इंटू ये N2 यहाँ लिख दिया मैंने पहले, N2 A21 प्लस B21 u nu, A21 प्लस B21 u nu. So this is equation 6. Now using Boltzmann equation, बोल्ट्जमैन इक्वेशन का यूज़ करें अगर हम, तो बोल्ट्जमैन इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं हम। तो बोल्ट्जमैन इक्वेशन हमें पता है N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू G2 अपॉन G1 एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू बाई KT, ठीक है। सो बोल्ट्जमैन इक्वेशन और इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन 6 है इसका यूज़ कर रहे हैं हम। ये इक्वेशन 6 कहाँ से आई, जब हमने क्या किया, इक्वेशन 2, 3, 4 जो अलग अलग इक्वेशंस थी, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलस एमिशन और एब्जॉर्प्शन, तीनों की जो रेट इक्वेशंस थी उनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद हमने dN2 अपॉन dt को क्या रख दिया, 0 रख दिया। थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए निकाल रहे हैं हम, ठीक है। और तब ये जो इक्वेशन फाइनलाइज 6 इक्वेशन, उसको हम किसके साथ यूज़ कर रहे हैं, बोल्ट्जमैन इक्वेशन के साथ। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हमें क्या निकालना है, आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स और उनके बीच में जो रिलेशन है, ठीक है। सो B12 u nu N1 माइनस B21 u nu N2, इस इक्वेशन को देखो, इक्वेशन 6 को देखिए, B12 u nu N1 और यहाँ अगर N2 की मल्टीप्लाई होगी अंदर तो कितना हो जाएगा, N2 B21 u nu, वही हमने इधर ला दिया लेफ्ट साइड। तो B21 u nu N2 इज इक्वल टू, यहाँ कितना रह गया, N2 A21, तो राइट हैंड साइड में N2 A21, ओके। सो u nu B12 N1 माइनस B21 N2, u nu यहाँ से कॉमन ले लिया हमने। सो B12 N1 माइनस B21 N2 इज इक्वल टू N2 A21। सो u nu जो है, u nu की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, इस N2 A21, और ये किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में B12 N1 माइनस B21 N2। सो A21 अपॉन B21, ये जो A21 है, अगर हम ये जो पूरी इक्वेशन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर दें हम, सॉरी B21 और N2, ठीक है, और यहाँ डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दें B21 N2, ठीक है। सो न्यूमरेटर को भी B21 N2 से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर को भी B21 N2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, फाइनल जो आएगा हमारे पास क्या आएगा, A21 अपॉन B21, ठीक, और यहाँ आ जाएगा B12 अपॉन B21 N1 अपॉन N2 माइनस 1, ठीक है। सो A21 अपॉन B21, B12 अपॉन B21 यहाँ तक, ठीक है। N1 अपॉन N2 की वैल्यू जो है हमने बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स जो फॉर्मूला आया था वहाँ से, ये वाला बोल्ट्जमैन इक्वेशन, ये वाला, सॉरी,
N2/N1 की वैल्यू कितनी है? N2/N1 की G2/G1 एक्सपोनेंशियल माइनस HNu/KT। सो N1/N2 जब मैं करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, सब कुछ इन्वर्ट हो जाएगा, G1/G2। साथ में जो आएगा वो क्या आएगा, G1/G2 और 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस दिस HNu/KT। ठीक है, तो G1/G2 तो ठीक है, और ये जो एक्सपोनेंशियल माइनस साइन है तो ऊपर जाएगा ये न्यूमरेटर में, तो एक्सपोनेंशियल प्लस साइन हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमने लिखा हुआ है कि B12/B21, और यहाँ आ गई N1/N2 की वैल्यू G1/G2 एक्सपोनेंशियल अब प्लस HNu/KT माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो अगर हम जो मैटर है उसको अगर हम क्या ले रहे हैं, एक ब्लैक बॉडी ले रहे हैं, तो हम इस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन 7, ये जो इक्वेशन 7 है इसको हम इक्वेशन ऑफ प्लांक्स लॉ जो हमने अभी लिखा था, प्लांक्स लॉ जो इक्वेशन थी वो ये थी, प्लांक ने जो इक्वेशन दी थी ये। ठीक है, इस इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन को क्या कर दें, कंपेयर कर दें, दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं हम, तो हमें क्या मिल जाएंगे, आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स, यहाँ से A21/B21। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन 7 की राइट हैंड साइड को, और इक्वेशन दिस प्लांक ने जो लॉ दिया इसके राइट हैंड साइड को, इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड को। सो हम देख सकते हैं कि A21/B21, A21/B21 जो है वो कितना आ गया आपका, A21/B21। तो कंपेयर करेंगे हम यहाँ से, A21/B21 की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 8πh/c³। ठीक है, सो 8πh/c³ ये वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से A21/B21 से। ओके, नेक्स्ट जो B12/B21 की जगह पे क्या है, यहाँ देखेंगे राइट हैंड साइड में, तो B12/B21 की जगह पे है कितना, सॉरी, ये B12/B21 इंटू G1/G2, ये देखो, और यहाँ ये डिनोमिनेटर में B12/B21 इंटू G1/G2 की जगह पे है आपका इसका कॉफिशिएंट, एक्सपोनेंशियल HNu/KT का कॉफिशिएंट। यहाँ एक्सपोनेंशियल HNu/KT का कॉफिशिएंट कितना है, 1। ठीक है, तो B12/B21 इंटू B12/B21 इंटू G1/G2, इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो B12/B21 इंटू G1/G2 की वैल्यू आ गई 1। सो B12/B21 या फिर B21/B12 अगर हम निकालें, B21/B12 उसको इधर ले जाएंगे तो G1/G2 आ गई। ठीक है, सो दीज रिलेशंस, ये वाला और ये वाला, these are the relations between the Einstein coefficients। ठीक, सो अगर कोई सिंपल सिस्टम है जिसके लिए कि देयर इज नो डीजनरेसी, यानी कि डीजनरेसी नहीं है, यानी कि G1 इज इक्वल टू क्या हो, G2 हो, तो G1 इज इक्वल टू G2 हो, तो B21 जो होगा उसके लिए क्या होगा, B12 होगा। ठीक है, यानी कि आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन और एब्जॉर्प्शन, आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन एंड आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन, दे विल बी इक्वल। ओके, और A21 और B21 के बीच में रिलेशन ये है, और B21 और B12 के बीच में ये रिलेशन है। ठीक है, सो ये जो आइंस्टाइन रिलेशंस हैं ये इस्टेब्लिश हो चुका है। तो आज की क्लास में इतना ही है। ओके।